हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों में से बहुत लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहली घटना मुझको महाराष्ट्र से क्षितिज जी ने भेजी है। ये घटना उनके चाचा जी के साथ उनके गांव में घटी थी। अब आगे की घटना मैं आपको क्षितिज जी के चाचा प्रदीप जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम प्रदीप है और ये घटना मेरे साथ 2017 में घटी थी। 2017 से पहले बीते हुए कुछ सालों में हमारे गांव में कुछ अजीब सी मौतें हुई थी। वो मौतें कम से कम 3 या 4 लोगों की हुई थी, जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था, लेकिन पूरे गांव को पता था कि कुछ न कुछ अजीब तो ज़रूर हो रहा है। मैं बहुत नास्तिक आदमी था। मैं भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। हफ्ते में 1 या 2 बार परिवार वालों को दिखाने के लिए मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया करता था और उसके बाद अपने काम करने लगता था। हमारा पूरा परिवार गांव में रहता है। मेरे पास एक खेत है जो मेरे गांव से कुछ दूरी पर पड़ता है। जहाँ पे वो खेत पड़ता है वहाँ जाने के लिए हमें एक बगिया से होके जाना पड़ता है। मेरा खेत उन बाग के पेड़ों से घिरा हुआ था। मैं रोज़ अपने खेतों में अपनी फसलों को देखने जाया करता था, क्योंकि जंगली जानवर अक्सर फसलें खराब कर देते थे। मैं ज़्यादातर शाम के टाइम वहाँ पर जाता था। उस जगह का चप्पा चप्पा मुझे बहुत अच्छे से याद है। एक एक पेड़, कौन सा पेड़ कहाँ है, सब कुछ बहुत ठीक से याद है। एक बार मैं अपने खेत की तरफ करीब शाम को 6 या 7 बजे के बीच अपनी फसलों को देखने गया था कि सब कुछ ठीक है या नहीं। कुछ दूर जाते हुए मुझे वो आम का बाग दिखा, जिसके दूसरी तरफ मेरा खेत पड़ता था। उस बगीचे में आम के काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। शाम हो गई थी और मैं उस बगीचे की तरफ जा रहा था। कुछ दूर जाते हुए मैंने देखा कि उस बगीचे में से एक पेड़ में अलग सा पेड़ निकला हुआ है। वो काफ़ी काले रंग का पेड़ था। मैं उस बगीचे से काफ़ी दूर था और शाम के वक्त मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वो पेड़ है या नहीं, क्योंकि एक दिन पहले वहाँ पर कुछ भी नहीं था और अब अचानक से एक पेड़ के अंदर से दूसरा पेड़ निकल आया। ये तो बड़े ताजुब की बात थी। मैं धीरे धीरे उस पेड़ की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि वो पेड़ नहीं, बाल है। उस पेड़ के चारों तरफ बाल लटके हुए थे, काले घने बाल, और उन बालों ने पूरे पेड़ को लपेटा हुआ था। ये सब देख के मुझे बहुत अजीब लगने लगा कि आखिर ये सब कैसे हुआ। कुछ देर बाद मुझे बहुत अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई दर्द में अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा हो। मैंने पेड़ के ऊपर देखा तो डर की वजह से मेरी चीख निकल गई। मैंने साफ साफ देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक काले रंग की चुड़ैल बैठी हुई थी, जो पहले ऊपर की तरफ देख रही थी, लेकिन मेरी चीख की आवाज़ सुन के उसको ये पता चल गया कि मैं नीचे हूँ। उसने अचानक से अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। उसने जब मुझको देखा तो वो चिल्ला के अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। वो अपने मुंह पे थप्पड़ मार रही थी और अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जैसे कोई बंदर दर्द में रोता है, उस तरह की आवाज़ें। मैंने उसे देखा और मेरा पैर वहीं पर ही जम गया। मैं चाह कर भी अपने पैर को नहीं हिला पा रहा था। मेरे शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरा गला पूरा सूख चुका था। कुछ देर बाद मैं तो चिल्लाने की भी हालत में नहीं था, इतना डर चुका था मैं। वो चुड़ैल अपने मुंह पर इतनी ज़ोर से मार रही थी कि उसको देख के मेरी हालत ही ख़राब हो गई। मैं वहाँ पे चिल्लाते चिल्लाते रोने लगा और उसके बाद मैं किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। मेरे हाथ पैर एकदम जम चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस चुड़ैल ने मुझे अपनी आवाज़ से सम्मोहित कर लिया हो। मैंने किसी तरह भागने की कोशिश की और मैं वहाँ से भागा भी। कुछ दूर तक भागने के बाद मैं ज़मीन में नीचे गिर गया, क्योंकि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा तो वो चुड़ैल पेड़ की ऊंचाई से ज़मीन पर नीचे कूद गई और उसको कुछ भी नहीं हुआ। अगर कोई जिंदा आदमी उतनी ऊंचाई से कूदे तो उसके तो हाथ पैर ही टूट जाएं,
लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ था। वो कूदते वक्त चिल्ला रही थी और मेरी तरफ धीरे धीरे दोनों हाथों और पैरों पर चलते हुए आ रही थी। ये देख के मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई और मैं वहाँ से जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से भागने की कोशिश कर रहा था। मैं भागते हुए अपने घर पहुँचा। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे घर वालों ने मेरी हालत देख के मुझसे पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं बताने के लायक भी नहीं था। फिर मैंने किसी तरह होश संभालते हुए सारी बातें अपने घर वालों को बताई और मैं चिल्लाते हुए घर भी पहुंचा था तो पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल चुकी थी। हमारे घर से कुछ दूर एक महाराज जी रहते हैं। हम उनके पास गए और हमारे साथ घटी इन घटनाओं को उनको बताया। उन्होंने मुझसे एक एक चीज़ पूछी और उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैं एक नकारात्मक शक्ति के पास चला गया था। ऐसी शक्तियाँ ज़्यादातर दोपहर में 12 से 3 और रात में 12 से 3 के बीच में बहुत ज़्यादा ताकतवर रहती हैं। तुम जिस समय गए उस समय तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उस नकारात्मक ऊर्जा से मिल गई, तब तुमको वो चुड़ैल दिखाई दी, वरना ये सब जल्दी किसी को दिखाई नहीं देती हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरी एक अकाल मृत्यु थी जो टल चुकी थी, क्योंकि उस खेत के पास ही हमारे कुल देवी का वास है और हम अक्सर वहाँ पे पूजा करते रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले सालों हुई कुछ अजीब सी मौतें भी उन्हीं नकारात्मक शक्तियों की वजह से ही हुई है। फिर हम उन महाराज जी को उन्हीं जंगलों के पास लेके गए जहाँ पे मैंने उस चुड़ैल को देखा था। वो वहाँ पर गए और उनको उसके होने का आभास हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि इस पेड़ पे और इसके आजू बाजू के सारे पेड़ पे कुछ पिशाच भूत प्रेतों का साया है और अगर इन्हें जल्द से जल्द नहीं भगाया गया तो वो उस बाग के सारे पेड़ों को सुखा देंगे और आने जाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ देंगे। जब गांव वालों को ये सारी बात पता चली तो गांव वालों ने महाराज जी के साथ मिलके उसी बगीचे में एक यज्ञ करवाया और उन सारी शक्तियों को वहाँ से भगाने की कोशिश की। हवन के बाद वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ से गायब हो गई और फिर किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज भी शाम को रात के वक्त उस बगीचे में जाने में हर कोई डरता है और मैं अब रात के वक्त कभी भी बाहर नहीं निकलता हूँ, क्योंकि वो ऊर्जा हो या ना हो उनका डर आज भी हमारे अंदर है। तो ये थी पहली घटना और अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये घटना मुझको बेंगलोर से हर्ष जी ने भेजी है। उनका ये भी कहना है कि ये घटना एकदम सच्ची है और अगर आपको इस घटना का अनुभव लेना है तो आप उस जगह जा सकते हैं जहाँ पर यह घटना आज भी घटती है। अब आगे की पूरी घटना मैं आपको हर्ष जी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम हर्ष है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने राजकुमार राव की एक फिल्म स्त्री तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। बेंगलोर स्थित कुछ गाँव में हर घर के आगे नालेबा लिखा रहता है। नालेबा इसका मतलब कल आना। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक घटना के बारे में बताता हूँ। ये घटना मेरी दादी ने मुझको बताई थी। ये घटना उनके साथ तब घटी थी जब वो करीब 9 या 10 साल की होंगी। उस वक्त वो अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी। उस गांव का नाम तो मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन मुझे इतना तो ज़रूर याद है कि उन्होंने ये बोला था कि उस गांव में और आसपास के सारे गांव के दरवाज़ों के आगे नालेबा लिखा रहता था। मेरी दादी ने जब अपनी नानी से पूछा कि ये सब क्या है, तो उनकी नानी ने उनको बताया कि रात के अंधेरे में एक औरत हर घर के सामने आती है। वो खाना और मदद की मांग करती है। कोई भी उस औरत की मदद कर देता है तो वो उसको मार देती है, क्योंकि वो आदमी उसके सामने आ जाता है। ज़्यादातर ये औरत आदमियों को और छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। मेरी दादी को जब ये बात पता चली थी तो वो काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन उतना ही उनको उस चुड़ैल को देखने की इच्छा भी थी। अब आगे की घटना मैं आपको अपनी दादी के नज़रिए से बताऊंगा। मैं अपनी माँ के साथ रात में सो रही थी। उस वक्त उस गांव में शाम को 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि काफ़ी घना अंधेरा हो जाता था। ये घटना 1972 की है, जब मैं अपनी माँ के साथ अपनी नानी के यहाँ गई हुई थी। उस रात छत पे
मैं, मेरे मामा, मेरी माँ और नानी हम सब रात में सो रहे थे। मेरी नानी के घर के बाहर भी नालेबा लिखा हुआ था। उस रात का समय तो मुझे ढंग से याद नहीं है, लेकिन हम सब छत पे इत्मीनान से सो रहे थे। तभी मुझे उस औरत की आवाज़ आई। वो हर घर के सामने से चलते हुए जा रही थी और खाना और मदद की पुकार लगा रही थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, कोई छू तक नहीं किया। मेरी आंखें खुल गई थीं और हम सबको उसकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो अपनी रोती हुई आवाज़ में खाना मांग रही थी। उसकी आवाज़ किसी आदमी और औरत की मिली हुई आवाज़ थी। फिर मैं सो गई और अगले दिन मैंने अपनी नानी को उस औरत की आवाज़ के बारे में बताया तो मेरी नानी ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक बार रात के वक्त शहर से एक आदमी साइकिल से गांव की तरफ आ रहा था और नालेबा उसके सामने पहुंच गई। नालेबा ने उससे मदद की गुजारिश की और वो आदमी रुक भी गया। अगले दिन उस आदमी की लाश उसी साइकिल के पास रोड के किनारे पड़ी मिली। शहर से आने वाले कुछ आदमियों ने उसको रात में गांव में जाने से रोका भी था, लेकिन वो नशे में अपनी जिद में गांव के अंदर चला आया। उस दिन के बाद से नालेबा का खौफ पूरे गांव में फैल गया। उन्होंने एक घटना ये भी बताई थी कि वो आदमियों को गायब कर देती थी और कुछ दिनों बाद उस आदमी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग जगह पड़े मिलते थे। ये सारी बातें मेरी नानी ने मुझको बताई थी। इन घटनाओं के बाद से हमारे गांव में और आसपास के सारे गांव वालों ने अपने घर के आगे लाल रंग से नालेबा लिख दिया था। वो ऐसा क्यों करती थी या उसके पीछे क्या कारण था, कोई भी नहीं जानता था। जब मेरी दादी ने मुझको ये सारी बातें बताई तो मुझे ये सब बस एक नानी दादी की कहानी और झूठ लगा, लेकिन जब उन्होंने मुझसे बोला कि ये सारी बातें सच हैं तो मैंने इंटरनेट पे नालेबा के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की और पता चला कि नालेबा की ये सारी घटनाएं एकदम सच हैं। आप खुद इंटरनेट पे जाके इन सारी घटनाओं के बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दूसरी घटना। अब मैं आपको तीसरी घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना मुझको महाराष्ट्र से वैभव जी ने भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम वैभव है और मैं महाराष्ट्र के एक गांव का रहने वाला हूं। ये घटना मेरे साथ 2009 में घटी थी। मेरे घर के बगल में एक दादाजी रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो अपने घर में अकेले ही रहते थे। उनकी एक बहू और एक बेटा भी था जो बस के एक्सीडेंट में मर गए और फिर कुछ साल बाद उनकी पत्नी भी ख़त्म हो गई। वो उस घर में अकेले रहते थे। उनका घर और हमारा घर आपस में जुड़ा हुआ था। उनकी छत और हमारी छत एक ही में जुड़ी हुई थी। मैं अक्सर उनके छत पे जाके उनकी सीढ़ियों से उतर के घर के बाहर चला जाता था। उनके घर की सीढ़ियाँ उनके घर के अंदर से होके जाती थीं। वो काफ़ी बुजुर्ग थे, इसलिए अपना छोटा मोटा काम मुझसे बोल दिया करते थे। मैं उनकी अक्सर दवाई लाके दे दिया करता था। पापा की और उनकी बहुत बनती थी। कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो पापा ने मुझसे बोला कि तुम जाके उनके लिए दवाइयाँ ला दो। मैं उनके लिए दवाइयाँ लेके आया और शाम के करीब 7 बजे मैंने सारी दवाइयाँ उनको जाके दे दी। वो दवाइयाँ लेने अपने कमरे के बाहर भी आए थे और मैंने वो उनके हाथ में ही पकड़ाई थी। मुझे ये सारी बातें एकदम साफ साफ याद थी। गर्मियों का सीज़न चल रहा था, तो मैं अपनी घर की छत पर ही सोता था। मैं काफ़ी नींद में था। रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे। मैंने देखा कि वो दादाजी अपने घर की छत पर आए थे। आम तौर पे वो चल नहीं पाते थे क्योंकि उनके घुटनों में हमेशा तकलीफ़ रहती थी और डॉक्टर ने उनको सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया हुआ था। मैं अपने घर की छत पर सो रहा था। काफ़ी गहरी नींद में था मैं। वो अपनी छत पे आके खड़े होके मुझसे पानी मांग रहे थे। उन्होंने साफ साफ मुझसे बोला कि वैभव, मुझे 1 गिलास पानी दे दो। मैं काफ़ी नींद में था और मेरी आंख बहुत हल्की सी खुली थी। मैंने साफ साफ देखा था कि वो मेरी नज़र के सामने है, लेकिन ज़्यादा नींद में होने की वजह से मैं बिल्कुल नहीं उठा और दोबारा सो गया। वो काफ़ी देर तक वहाँ खड़े थे और मुझसे पानी के लिए बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं सुबह जल्दी जल्दी उठा और अपने स्कूल के लिए चला गया। मुझे सुबह भी नहीं याद था कि क्या दादाजी सच में छत पे आए थे या मैं कोई सपना देख रहा था। मैं जब स्कूल से लौट कर आया तो मैंने देखा
कि दादाजी के घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। मैं उस भीड़ को देखते हुए अंदर पहुंचा तो देखा कि दादाजी की मौत हो चुकी थी। मुझे जब ये पता चला तो मैं वहीं पे रोने लगा, क्योंकि दादाजी मुझे अपने बच्चे जैसा मानते थे। हमारे गांव के एक छोटे से हॉस्पिटल के डॉक्टर भी वहां आए हुए थे, जिन्होंने दादाजी को देखा और उन्होंने बताया कि इनकी मौत करीब 18 घंटे पहले ही हो गई थी। मुझे जब ये बात पता चली तो मैं सोचने लगा कि 18 घंटे पहले यानी कि कल शाम के 7 बजे तक उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन मैं 8 बजे उनको खुद अपने हाथों से दवाई देकर आया था। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कल मैं दवाई किसको दे के आया था। मैंने ये बात अपनी मम्मी को भी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। फिर गांव वालों ने मिलके उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया और उनके कपड़े और उनके घर में जितने भी सामान थे उसको गरीबों में दान कर दिया गया और उनके घर को बंद कर दिया गया। उस घर में कोई भी आता जाता नहीं था। हर बार की तरह मैं अपने घर की छत से होते हुए उनके छत पे गया और उनकी सीढ़ियों से होते हुए बाहर जाने लगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि उनकी घर की सीढ़ियाँ उनके घर के अंदर से होके जाती हैं, तो मैं सीढ़ियों से उतर रहा था। मुझे दादाजी की याद भी आ रही थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त मैंने दादाजी के कमरे में एक अजीब सी आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके दीवार पे नाखूनों से खुरच रहा हो। मुझे लगा कि शायद अंदर कोई चोर है, तो मैंने आवाज़ दी, कौन हो? पर मुझे अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। फिर मैंने फिर से पूछा कि जो कोई भी हो बाहर आओ। उसके बाद जो मैंने सुना वो सुन के मेरी हालत ख़राब हो गई। उनके कमरे से दादाजी की आवाज़ आई और उन्होंने मुझसे साफ साफ बोला कि वैभव, तुमने मुझे एक गिलास पानी तक नहीं दिया। मुझको बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी। मैंने जैसे ही वो आवाज़ सुनी मैं कांप गया और खूब ज़ोर से चिल्लाते हुए छत पे वापस चढ़ गया और अपने घर की छत पे जाके कूद गया। मैंने जाते ही ये बात अपनी मम्मी को बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। मैंने अपने पापा को भी ये बात बताई तो उन्होंने भी मेरी बात को टाल दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने सच में दादाजी की आवाज़ सुनी थी, लेकिन घर वालों को लग रहा था कि ये सब मेरा वहम है। मैं उस दिन के बाद से उनके घर की छत पे नहीं गया और मैंने अपने छत पे सोना बंद कर दिया और वो घर आज भी बंद पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी तीसरी घटना और अब मैं आपको चौथी घटना बताने वाला हूँ। ये चौथी घटना भी मुझको मेरे सब्सक्राइबर कीर्ति जी ने भेजी है। अब आगे की घटना मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से बताऊँगा। मेरा नाम कीर्ति है और मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये घटना 2004 की है और ये घटना मेरे माँ और मेरे पिताजी के साथ घटी थी। तब मेरी माँ 6 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। मैं पैदा होने वाली थी। अभी मेरी उम्र करीब 17 साल की है। पहले वो लोग एक किराए के घर में रहते थे, जहाँ का मकान मालिक मेरे पापा को घर खाली करने के लिए बोल रहा था। वो एक अपार्टमेंट था जिसमें मेरे मम्मी पापा रहा करते थे। जिस अपार्टमेंट में पापा मम्मी रेंट पे रहते थे, उसके मकान मालिक को अचानक से उस अपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी। उनका बेटा विदेश से घर वापस आने वाला था और अब वो वहीं पे रह के अपने नए काम की शुरुआत करने वाला था। पापा और मम्मी को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वो उस अपार्टमेंट में 3 साल से रह रहे थे। काफ़ी यादें जुड़ी थी उनकी उस अपार्टमेंट से और उस समय मेरी माँ की हालत भी ठीक नहीं थी, तो उस परिस्थिति में उनको शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल था। पापा को जल्दी में एक और अपार्टमेंट मिला जिसमें 2 बड़े बड़े कमरे थे। वो बिना पूछताछ किए उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए और वहाँ पे रहना चालू कर दिया। 2 से 3 दिन में माँ और बाबूजी दोनों ने मिलके अपना सारा सामान उस घर में लगा लिया। बाबूजी की एक प्राइवेट जॉब थी, इसलिए वो ज़्यादातर ऑफिस में ही रहते थे और दिन के वक्त माँ घर पे अकेली रहती थी। माँ ने अपनी बहन यानी कि मेरी मौसी को अपने घर पे बुलाया हुआ था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो आ नहीं पाई, तो घर पे वो अकेली ही रहती थी। एक बार जब माँ अपने बेड पे सो रही थी तो अचानक से किचन में ढेर सारे बर्तन गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी, ऐसा लग रहा था कि किसी इंसान ने उन सारे बर्तनों को ज़मीन में पटक दिया हो। वो आवाज़ सुन के माँ की नींद खुल गई और उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि घर बंद होने के बावजूद भी सारे बर्तन नीचे कैसे गिर गए। उन्होंने धीरे धीरे उठ के किचन की तरफ जाने की कोशिश की और जब वो किचन में गईं तो उन्होंने देखा कि वहाँ के सारे बर्तन अपनी जगह पर ही लगे हुए थे।
कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिली थी। ये बात देख के माँ को बहुत ताजुब हुआ, क्योंकि उन्होंने बर्तन गिरने की आवाज़ साफ साफ सुनी थी। फिर वो दोबारा आके अपने बेड पर लेट गई और सोने लगी। करीब 5 मिनट बाद उनको बाथरूम से नल खुलने की आवाज़ आई। उस नल से धीरे धीरे पानी बह रहा था। माँ ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और वो सो गई। उन्होंने सोचा कि वो कुछ देर बाद जाके उस नल को बंद कर देंगी, लेकिन अचानक से उस बाथरूम के दोनों नल अपने आप ही खुल गए और उसमें से तेज़ पानी नीचे गिरने लगा। ये अजीब घटनाएं क्यों हो रही थी, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बाथरूम की तरफ उस नल को बंद करने के लिए उठी। वो बहुत धीमे धीमे चल रही थी, क्योंकि उनके पैर में काफ़ी सूजन थी। जैसे ही वो बाथरूम की तरफ पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाथरूम के दोनों नल बंद थे और बाथरूम पूरा सूखा पड़ा हुआ था। उन्होंने ये सोचा कि जब नल बंद है तो पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उनको काफ़ी अजीब लगा और डर लगने लगा। वो जाके अपने बेड पे सो गई और पापा के आने का इंतज़ार करने लगी। शाम को करीब 7 बजे जब पापा घर पे आए तो माँ ने उनको उनके साथ घटी इस घटना के बारे में बताया। पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि शायद ये सब माँ का वहम है। उन्होंने उनसे बोला कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब चीज़ें लग रही हैं। फिर उसके बाद माँ और पापा दोनों लोग रात में खाना खा के सो गए। खाना खा के सोते वक्त दूसरे वाले कमरे में अपने आप लाइट जल गई। पापा ने उस चीज़ को देखा और उस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि उस कमरे में लाइट अपने आप जल रही थी। उन्होंने उस लाइट को बंद किया और वापस आके सो गए। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उस कमरे की पंखे और लाइट सब चल रहे थे और उस कमरे में लगे हुए बिस्तर के चद्दर और सारे तकिए इधर उधर बिखरे पड़े थे। उनको ये बात काफ़ी अजीब लगी और उन्होंने सोचा कि माँ ने उनको जो भी बात बताई थी शायद वो सच है। उनको ऑफिस जाने में देर हो रहा था, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो ऑफिस चले गए। उसी दिन माँ की थोड़ी तबीयत खराब होने लगी। पापा जब घर आए तो उन्होंने देखा कि माँ का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। वो डॉक्टर के पास उनको लेके गए और उन्होंने उनको दिखाया। रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा था कि माँ की तबीयत खराब क्यों हो रही है। उन्होंने फिर दादी को फ़ोन किया और यहाँ पे घटी सारी परिस्थितियों के बारे में बताया। दादी ने उनसे बोला कि वो जल्द से जल्द माँ को लेके उनके घर चले जाएं। पापा तुरंत माँ को लेके दादी के पास चले गए। दादी के पास एक पुजारी जी थे जिन्होंने माँ को देखा तो उन्होंने उनको साफ साफ एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस नए घर में पापा और माँ रह रहे हैं उस घर में एक रूह है जो माँ को तंग करती है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई थी और उसकी आत्मा उसी फ्लैट में घूम रही है। उस भटकती हुई आत्मा को तुम्हारे होने वाले बच्चे का शरीर चाहिए ताकि वो उसमें वास कर सके, इसलिए वो तुम्हारी पत्नी के ऊपर हावी है। ये सारी बातें जब पापा को पता चली तो वो बहुत हैरान हो गए। उन्होंने तुरंत उसी ब्रोकर को फ़ोन लगाया जिनसे उन्होंने ये घर खरीदा था। तब उस ब्रोकर ने पूरी जानकारी पापा को दी। उसने बताया कि उनके आने से पहले उस फ्लैट में 4 स्टूडेंट रहा करते थे। वो दिन भर पढ़ाई किया करते थे। उनमें से 3 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो गया और वो चले गए और एक स्टूडेंट फेल हो गया। फेल होने की वजह से उसने उसी अपार्टमेंट में फांसी लगा ली और उसने उसी कमरे में फांसी लगाई जो आपके बेडरूम के बगल में है। ये बात जब पापा को पता चली तो वो बहुत हैरान हो गए और उन्होंने उस ब्रोकर को बहुत डांटा कि उन्होंने ये बात उनको नहीं बताई थी। पुजारी जी ने पापा को बोला कि वो जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट को खाली कर दे, वरना बहुत कुछ बुरा हो सकता है। पापा जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने जल्द से जल्द उस अपार्टमेंट को खाली कर दिया और कहीं और जाके रहने लगे। लेकिन मेरे मम्मी पापा के घर बदलने के बाद भी माँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। उन्होंने ये बात दादी को बताई और दादी ने वो पुजारी बाबा को। उन्होंने बताया कि उन्होंने भले उस घर को खाली कर दिया है, लेकिन वो रूह माँ के साथ चली आई है और वो उनके होने वाले बच्चे का शरीर चाहती है। तब बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से फूंक के माँ के लिए एक तावीज़ बना के दी, जिसको उन्होंने 24 घंटे पहनने के लिए बोला। जब से माँ ने वो तावीज़ पहनी तब से उनकी तबीयत ठीक होने लगी। मेरे पैदा होने के बाद उन्होंने वो तावीज़ निकाल दी और उस दिन के बाद से
उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी मेरे सब्सक्राइबर की भेजी हुई 4 घटनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।